बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के बारे में बड़ी खबरें हैं। एक तो उनकी बहन मिलकर आई और उन्होंने बहुत खौफनाक इंकशाफात किए इमरान खान साहब की जान को ख़तरे के हवाले से, शेर अफजल की इमरान खान से मुलाकात के हवाले से, और पार्टी की जो स्ट्रेटजी है इमरान खान को जेल से निकालने की या आज़ादी दिलवाने की, उस हवाले से उन्होंने बात की है। दूसरा, इस्लामाबाद में बहुत बड़ी तादाद में ख़त्म नबुव्वत के सिलसिले में उलमा इकराम और मजहबी सियासी जमातें वो इकट्ठे होकर एहतजाज करने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। वो क्या सिलसिला है वो भी आपको बताता हूं। और तीसरा, इमरान खान साहब ने अपने बारे में खुद एक खदशे का इजहार किया है। यानी ये चीज़ें अब एक नेक्स्ट फेज में दाखिल हो रही हैं। मुझे ज़ाती तौर पे मैंने सबसे पहले इस पर वीलॉग किया था कि इमरान खान साहब को क्या मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जा सकता है या उनको फ़ौज की हिरासत में लिया जा सकता है। ये मैंने सवाल ज़रूर उठाया था, खबर ज़रूर दी थी, लेकिन मैं बार बार ये कहता रहा कि ये मुमकिन नहीं लगता। मुझे आज भी लगता है कि शायद एक साबिक़ वज़ीर आज़म को फ़ौजी अदालत में ना ले जाया जाए, और अगर एक साबिक़ वज़ीर आज़म को फ़ौजी अदालत में ले गए और फ़ौजी कस्टडी में दे दिया गया तो ये पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जग हंसाई का सबब बनेगा और ये मामला बहुत बड़े पैमाने पर उठेगा। तो मुझे अभी भी लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा। लेकिन इमरान खान साहब ने जिस खदशे का इजहार किया है वो क्यों कर रहे हैं ये वो बेहतर जानते हैं, क्योंकि केसेस का बराह रास्त सामना उनको करना पड़ रहा है और इन्फॉर्मेशन उनको और उनके लोगों को ज़्यादा बेहतर मिलती है। इमरान खान साहब ने क्या कहा था ये आप सुनिएगा। इमरान खान ने कहा कि फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया जाएगा। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का ड्रामा मेरा मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में ले जाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वादा माफ गवाह यानी उसके लिए सबसे पहले फैज़ हमीद को यह एतराफ़ जुर्म करना पड़ेगा कि 9 मई के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है और उसने फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया है और वो इस सारे खेल के पीछे एक मरकज़ी किरदार के तौर पे मौजूद था। तो फिर वादा माफ तो हो नहीं सकता, फिर तो शरीक मुल्ज़िम को पकड़वाएगा। तो क्या फैज़ हमीद ये कर सकते हैं? और अगर सियासी मकासद के लिए फैज़ हमीद पे दबाव डाला जाता है कि इमरान खान के खिलाफ कोई गवाहियाँ दो या कोई स्टेटमेंट दो, तो फिर फैज़ हमीद साबिक़ DG-ISI हैं। साबिक़ DG-ISI में और एक नॉर्मल MNA में, MPA में या एक आम पाकिस्तानी में जो कभी किसी फोर्स का हिस्सा भी नहीं रहा, क्या फ़र्क रह जाएगा कि जनाब उसने गवाही दे दी और इन्होंने गवाही नहीं दी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कहा गया झूठी गवाही देने के लिए, यानी मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया कि ये वाली गवाही दे दे, ये वाली बात कर दे, ये वाली बात कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा मेहरबान है, उसने मुझे उस इम्तिहान में से निकाला, वो बड़ा मेहरबान है, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। तो ये एक बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि उन्हें पता है मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात खोखले हैं जो स्टैंड नहीं करेंगे, ये सब मिलिट्री कोर्ट का चक्कर चल रहा है। इमरान खान का कहना था कि मुझे लगता है कि ये लोग फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाएंगे। जनरल फैज़ के हवाले से कहा जा रहा है कि 9 मई का मास्टर माइंड है। अगर तो 9 मई को फैज़ ने मेरे अगवा का ऑर्डर दिया तो उसे पकड़े, मैं किसी और कमांडर को नहीं जानता। सिर्फ इतना जानता हूं कि बाजुआ ने बताया कि फैज़ सबसे काबिल जनरल है। इमरान खान का कहना था कि ये अहमद कहते हैं कि फैज़ हमीद ने बताया हमला कहां करना है। हमारा एहतजाज तो पुरअमन था, जब आप मुझे घसीट कर अगवा करेंगे तो हम किधर एहतजाज करेंगे। जब मैंने गलत काम नहीं किया तो मुझे फैज़ के वादा माफ गवाह बनने के बयान का कोई खदशा या डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। इमरान खान ने कहा कि हमारी कोशिश थी कि जनरल फैज़ और अफगान हुकूमत के ताउन से मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करें, और यह बात मैंने काबीना को भी बताई थी। नवाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज़ को हटाकर दूसरे जनरल को DG-ISI तैनात किया गया। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि बाजुआ को साथ लेकर चलूं, लेकिन बाजुआ ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा और मेरी हुकूमत गिरा दी। इमरान खान ने मजीद कहा कि मेरे साबिक ऑफिस बॉय को वादा माफ गवाह बनाकर कोशिश की जा रही है कि मुझे एहलिया समेत जेल में रखा जाए। ये कहते हैं कि 9 मई को साजिश हुई, लेकिन असल साजिश तो रजीम चेंज के लिए हमारे खिलाफ हुई है। मुल्क बनाना रिपब्लिक बन चुका है जहां इंसाफ नहीं मिल रहा। ये खुद ही जज और खुद ही ज्यूरी बन गए हैं, पकड़कर फैसला कर देते हैं। हम जेलों में हैं, हम ही को सुना नहीं जा रहा। इमरान खान ने कहा कि मुझे हाई कोर्ट से रेंजर ने अगवा किया है। मैं वजीर आजम रहा हूं, मुझे पता है रेंजर कैसे ऑपरेट होती है। अगर हुमूद-ए-रहमान कमीशन रिपोर्ट पर अमल होता तो मुल्क में 3 मार्शल लॉ ना लगते। आज मुल्क में चौथा गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने के लिए हो रहा है। बुशरा बीबी के बारे में शर्मनाक चीजें कही जा रही हैं कि वो फैज़ हमीद से इंफॉर्मेशन लेती थी। ये हमारे मुआशरे में नहीं होता। बुशरा बीबी के बारे में ऐसी बातें करते इनको शर्म आनी चाहिए।
असल में इनको डर लग गया है कि चीफ जस्टिस चला गया तो इनका इलेक्शन ड्रामा खुल जाएगा, इसलिए इनकी कोशिश है कि इससे कबल मुझे सजा दिलवाएं। ये 2 तिहाई अक्सरियत के लिए सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ और मोहम्मद जुबैर भी अब कह चुके हैं कि बाजुआ ने सब कुछ मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए किया। क्या इमरान खान पागल था जो अपने निहत्ते लोगों को हुक्म देता कि वो कोर कमांडर हाउस में जाकर घुस जाएं? अगर मैंने गलत काम नहीं किया तो मेरे खिलाफ फैज के वादा माफ गवाह बनने का मुझे कोई खदशा नहीं है। मेरे खिलाफ तमाम केसेस जब भी अदालत खड़ी हुई खत्म हो जाएंगे, यानी अदालत जब भी इंसाफ करेगी मेरे खिलाफ तमाम केसेस खत्म हो जाएंगे। पीटीआई दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है, अवाम मजीद पीटीआई के साथ जुड़ रहे हैं। 8 फरवरी को उसका वादे सबूत भी मिल चुका है। सारी लीडरशिप फारिग होने के बावजूद हमारी पार्टी जीत गई। इमरान खान साहब ने एक्चुअली 4 साजिशों का जिक्र किया है। पहली साजिश इमरान खान साहब कहते हैं जी कि जनरल बाजुआ ने नवाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज को हटाया। दूसरी साजिश वो कहते हैं जी कि बाजुआ साहब ने $35,000 में लॉबिंग करके हुसैन हक्कानी को हायर किया और उन्होंने अमेरिका में फिजा बनाई इमरान खान के खिलाफ। और तीसरी साजिश करते हैं कि वो डोनाल्ड डू का एक मामला आया साइफर और उसके बाद हुकूमत गिरा दी गई। और चौथी साजिश इमरान खान साहब कहते हैं कि जब इलेक्शन हुआ 8 फरवरी का तो उसके अंदर हमें जीती हुई सीटों पर हराया गया, जाली फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बनाई गई। आरिफ अलवी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, बल्कि एक चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा ये लोग मुझ पर आर्टिकल 6 लगाना चाहें तो कोशिश कर लें, लगा लें और अपनी खुशी पूरी कर लें। मैं यहीं पे हूँ पाकिस्तान के अंदर, मैं तो कहीं नहीं जा रहा। कोशिश कर लें। ये 1500 केसेस हमारे ऊपर चला चुके हैं, मजीद भी केसेस बना दें। ये कोशिश कर लेंगे तो मुझे भी मौका मिलेगा। अब आ जाइए अलीमा खान साहिबा के स्टेटमेंट पे। अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब की बहन है, वो इमरान खान साहब को मिलने के लिए गई थी और मिलने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि उन्हें यह खदशा है और उन्होंने ये इंफॉर्मेशन इमरान खान के साथ शेयर की और वो ये कह रही है हमारे पास इतलात हैं कि इमरान खान को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, इमरान खान को ख़त्म कर दिया जाएगा और इसीलिए काजी फायज ईसा साहब को रखने के लिए कोई तरीकाकार बनाया जा रहा है। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को कत्ल किया गया या उनकी जान चली जाती है या उनकी जान ले ली जाती है तो इस सूरत में अगर इस मुल्क में काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे तो इस सारे मामले को टैकल किया जा सकेगा। जो मुझे उनकी बात समझ आई है वो इस तरह कह रही है। और उन्होंने कहा अगर ऐसा करने की कोशिश भी की गई तो हम अकेले ही सड़कों पर बैठ जाएंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, फिर हम उठेंगे ही नहीं। ये उन्होंने अलीमा खान साहिबा ने कहा। और उन्होंने ये भी बताया कि हमें इतला मिली है कि इमरान खान को ख़त्म या एलिमिनेट करने का फैसला हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर काजी फायज ईसा 2 माह के बाद चला गया तो सारा का सारा जो मौजूदा मंजरनामा है ये उलट जाएगा, इसीलिए काजी फायज ईसा साहब के लिए 2 तिहाई अक्सरियत और फिर एक्सटेंशन की कोशिश की जा रही है। दूसरा शेर अफजल मरवत साहब के बारे में उन्होंने कहा, क्योंकि जब अलीमा खान साहब आज इमरान खान साहब से मिलने गई तो उन्होंने बातें शेयर की तो उन्हें पता चला, तो उन्होंने बाहर आकर बताया कि शेर अफजल मरवत साहब से इमरान खान साहब ने हाथ जरूर मिलाया था लेकिन उनको गले नहीं लगाया। लेकिन जो मरवत साहब है उन्होंने बाहर आकर कहा कि इमरान खान साहब ने मुझे गले लगाया। तो अलीमा खान साहबा ने कहा कि बाहर आकर गलत बातें ना बताएं और गलत बातें बताने से कन्फ्यूजन पैदा होती है। ये सबकी जिम्मेदारी है कि वो मिलकर उस मकसद के लिए जोर लगाएं जिसके लिए लोगों ने उन्हें वोट डाले हैं। लोगों ने भी हुकूमतें करने के लिए, अपोजिशनें करने के लिए या पोजीशनें लेने के लिए वोट नहीं डाले। लोगों ने इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए वोट डाले। वैसे अगर आप यहाँ देखें तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में लड़ाई किस बात की चल रही है? वो कहता है तू करप्ट है, वो कहता है तू करप्ट है, वो कहता है तूने वजारत में पैसे खाए, वो कहता नहीं तूने खाए, वो कहते जी ये बंदा अच्छा, वो कहते जी मेरा ग्रुप उधर है। सारे इस लड़ाई में लगे, सबको खेलने के लिए हुकूमत मिल गई है। किसी को अपोजिशन मिल गई, किसी को हुकूमत मिल गई, किसी को सेनेट मिल गई, किसी को कोई ओहदा मिल गया। सारे बंदे अपना अपना ओहदा लेकर अपनी अपनी लड़ाई में पड़े हुए हैं। लेकिन जिस मकसद के लिए अवाम ने इनको वोट डाले थे, यानी हर बंदे ने यही कहा था ना कि ये इमरान खान की आज़ादी की चाबी है कि हम वोट डाल रहे हैं इमरान खान बाहर आ जाएगा, तो वो सारे लोग जो इमरान खान साहब के नाम के ऊपर वोट लेकर आए वो बड़ी खामोशी के साथ बैठे हुए, तहम्मुल के साथ, और इमरान खान के लिए जोर नहीं लगा रहे। ये अलीमा खान साहिबा का भी शिकवा है और वो ये कहती हैं कि इमरान खान खुद क्यों कहेगा, आप निकले और इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज उठाएं। 22 तारीख को इस्लामाबाद में एक बड़े जलसे की उम्मीद की जा रही है, देखते हैं हुकूमत उसके रास्ते में रोड़े अटकाती है या नहीं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरा सा निकलती है ना तो रोला पड़ जाता है, तहरीक इंसाफ का 4 झंडे निकल आते हैं, रोला पड़ जाता है। लेकिन यहां पे बहुत बड़ी तादाद में जो मजहबी सियासी जमातों के कारकुन हैं वो इस्लामाबाद में निकले और डी चौक तक पहुंच गए और किसी किस्म की रुकावट नहीं आई।
डी चौक में उन्होंने एहतजाज किया। आप पारा से वो लोग चले थे और डी चौक तक पहुंच गए। वहां पे आकर उन्होंने एक बड़ा भरपूर एहतजाज किया मजहबी सियासी जमातों के लोगों ने, और ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मार्च था। और वहाँ पे काफ़ी नारेबाजी की गई और ज़बरदस्त तरीके से बहुत बड़ी तादाद में उलमा इकराम अपने फॉलोअर्स के साथ वहाँ पे पहुँचे। मामला है मुबारक सानी केस का। कुछ आंसू गैस भी चलाई गई, लेकिन फिर वो दरवाज़ा तोड़ के डी चौक वाला वहाँ से वो रुकावटें अबूर करके जो कारकुनान हैं जो मजहबी सियासी जमातों के, वो अवाम पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर और वहाँ पर आकर शदीद नारेबाजी की। जो शुरका हैं वो कादी फ़ायद ईसा साहब से अब इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। देखिए मामला क्या है, एक मुबारक सानी केस है, ये ज़मानत का एक केस था कादियानियों के हवाले से। ज़मानत का एक केस था, यहाँ पे ज़मानत दी जानी थी, सिंपल ज़मानत दी जा सकती थी, लेकिन इस केस के अंदर बहुत लंबा चौड़ा फैसला कादी साहब के बेंच ने लिख दिया और उसके अंदर जो आईने पाकिस्तान है उसमें ख़त्म नबूवत से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें जिनको कादी साहब ने छेड़ दिया। अब ये उलमा इकराम ने फौरी तौर पे जब फैसला पड़ा तो उनका रद्द अमल आया, उन्होंने कहा जी गलत हो गया। उलमा इकराम ये कह रहे हैं कि इस फैसले के बाद जो कादियानी हैं उनको इजाज़त मिल गई है कि वो तबलीग कर सके। उनका ये कहना है कि तबलीग के हवाले से कादियानियों को इजाज़त मिल जाती है इस फैसले के मुताबिक। उलमा इकराम इसको ऐसे तशरीह कर रहे हैं इस फैसले की। अब इसकी 3 ऐसी जो है वो इसकी पैराग्राफ्स हैं, पॉइंट्स हैं, जिसके ऊपर अल्लामा रागिब नईमी साहब गए थे। रागिब नईमी साहब बड़े भाइयों की तरह बड़े ज़बरदस्त आलिम दीन है, बहुत शानदार शख्सियत के मालिक हैं। अल्लामा सरफराज नईमी साहब के वो साहबजादे हैं और बड़ी इल्मी शख्सियत है। तो अल्लामा रागिब नईमी साहब जो हैं वो तशरीफ़ लेकर गए थे खुद, और इन्हें जो है मौजूदा हुकूमत ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का सरबराह भी मुकर्रर किया हुआ है। ये गए कादी फ़ायद ईसा साहब से मिले उलमा इकराम के साथ और उनको जाकर तमाम मामला इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया और उन्हें बताया कि जी आपने ये गलत किया है, इसको ठीक कर लीजिए। अब इसमें जो है जो 7 नंबर, 15 नंबर और 42 नंबर, इन 3 पैराग्राफ्स के ऊपर जो है वो उन्होंने कहा था कि 7 और 15 की आप वजाहत कर दें और जो 42 है उसमें से एक लाइन आप निकाल दें। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद कादी फ़ायद ईसा साहब को कन्विंस नहीं कर पाए उलमा, और कादी फ़ायद ईसा साहब ने कहा कि जी आप तहरीरी तौर पर मुझे भिजवा दें। अब उसके बाद जो है वो हुकूमत की जानिब से, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से और उलमा की जानिब से नज़रसानी के लिए दोबारा दायर की गई अपील। तो अब बहुत बड़ी तादाद में लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गए और ये एक मजहबी हसास मामला है और लोग मुतालबा कर रहे हैं कादी फ़ायद ईसा साहब के इस्तीफ़े का भी और इस फैसले की वापसी का भी। कुछ जो है वो तोड़ फोड़ छोटी मोटी वहाँ पे हुई है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन पुरअमन है और मेरे ख्याल में ये पुरअमन ही रहनी चाहिए, किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। और दूसरी जानिब जो है वो क्योंकि ये मजहबी नौयत का हसास मामला है तो इस पर उलमा इकराम, क्योंकि मैंने देखा पूरे पाकिस्तान में कोई भी एक आलिम दीन नहीं है जिसने इस मरतबा कादी फ़ायद ईसा साहब के इस फैसले के किसी एक नुक्ते से भी इत्तफाक किया हो। तमाम आलिम दीन जितने भी हैं, किसी भी मकतबा फ़िक्र से हैं, उन तमाम ने इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो कादी फ़ायद ईसा साहब को इस मामले में बजाय इसके कि इसको लटकाएं या इसको कोई अना का मसला बन जाए, इसके ऊपर फौरी तौर पे उलमा की बात को सुनना चाहिए, उलमा की बात को मानना चाहिए। एक मामला 50 साल से सेटल्ड है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको फिर बार बार नहीं छेड़ना चाहिए। नाज़रीन, एक और मामला था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था। जस्टिस बाबर सत्तार इसको सुन रहे थे। जस्टिस बाबर सत्तार ने बार बार बताया कि उनके ऊपर दबाव डाला जाता है, कोशिश की जाती है कि वो अपने आप को इस केस से पीछे हटा ले, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो डटे हुए थे। ये जो ऑडियो लीक्स वाला केस है कि घरों के अंदर कैमरे लग जाए, डिवाइसेस लग जाए, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करना, लोगों की निजी ज़िंदगी की रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो ये मामला जो है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ जा रहा था और बाबर सत्तार साहब पे बहुत दबाव था। अब हुआ ये है कि ये मामला जब वहाँ पे नहीं किसी सिमत गया तो फिर उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजम साकिब की ऑडियो लीक केस के मामले पर वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर समाअत करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया है और अदालत को मजीद कार्रवाई करने से रोक दिया है। यानी ये 2 रुकनी बेंच था जिसमें एक जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब हैं। और यानी अब इसको कैसे समझा जाए, यानी मैं जब कोर्ट रिपोर्टर से बात कर रहा था वो ये कह रहे थे कि इमरान साहब इसको आप ऐसे समझें
कि हाई कोर्ट ये कह रही है कि किसी की निजी ज़िंदगी के अंदर या किसी की कॉल टेप करना या किसी की निजी गुफ्तगू को टेप करना या किसी के कमरे के अंदर कैमरा लगा देना या किसी की निजी वीडियोस बनाना, ये चीज़ें गलत हैं, ये नहीं होना चाहिए और ये कोई इंटेलिजेंसिया नहीं है। और दूसरी तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है नहीं हाई कोर्ट को रुक जाओ, ये जो हो रहा है ये चीज़ें होने दो। यानी अब ये जो तशरीह कर रहे हैं कोर्ट रिपोर्टर्स वो इसको ऐसे देख रहे हैं। मैं क्योंकि ज़्यादा इसको नहीं जानता मामले को, तो जो रिपोर्ट हुआ वो मैंने आपको बता दिया कि दोनों जज साहिबान ने हाई कोर्ट का जो फैसला उसको मुअत्तल कर दिया और मजीद कार्रवाई करने से हाई कोर्ट को रोक दिया है। नाज़रीन, एक और चीज़ है कि इमरान खान वो वाहिद पाकिस्तानी हैं जिनको पहली मरतबा मौका मिला है कि वो ऑक्सफर्ड के चांसलर के लिए इलेक्शन लड़ें। अब पूरे पाकिस्तानियों से मेरी गुजारिश है, चाहे आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, चाहे PMLN से है, चाहे आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, चाहे आप फजलुर रहमान साहब की पार्टी से हैं, चाहे आप तहरीक लब्बैक से हैं, जिस जमात से भी आपका ताल्लुक है, क्योंकि एक आदमी आपके पाकिस्तान के अंदर ऐसा है जिसको मौका मिला है बड़ी बड़ी दुनिया के ताकतवर और बड़े लोगों के सामने मुकाबला करने का और ऑक्सफर्ड का चांसलर बनने का, तो आप सबको इमरान खान को सपोर्ट करनी चाहिए। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान बन रहे हैं, इसमें यह है कि एक पाकिस्तानी बन रहा है जिसमें पाकिस्तान की इज्जत भी है। तो फुल सपोर्ट करें इमरान खान को, और इमरान खान अगर ये इलेक्शन जीतते हैं तो पाकिस्तान का नाम मजीद बुलंद होगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।